नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद आवर फैंटास्टिक सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी के इस क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में अब तक हमने जो सीखा है दैट इज जेनेटिक बेसिस, तो साफ करेगा ना, इतना तो पता होना चाहिए बेटा। जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना वो जीन्स के बारे में पढ़ा है, दैट वाज जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सर ये क्या लिखा है? आसान है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यू कैन सी द क्रोज व्हिच आर फ्लाइंग, लेट देम फ्लाई। द यूनिक पॉइंट ऑफ दिस इज सफेद रंग का क्रो है। ओके, एनीवे कलर मत खेलो, टॉपिक पे ध्यान दो। सो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, जहां हमने जीन्स के बारे में डिस्कस किया था। वो पूरा का पूरा सेक्शन में क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ मेंडल 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 हो, सिर्फ मेंडल का ही नाम हो रहा था। वी स्टार्टेड विद मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां फिनोटाइपिक रेशियो वाज 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो वाज 1:2:1। उसके बाद हमने पढ़ा मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइपिक रेशियो वाज 9:3:3:1, जीनोटाइपिक रेशियो वाज 1:2:2:4:1:2:1:1. इट्स लाइक रैपिंग, सर रैप कर रहे हैं। हाँ, रैप तो करेंगे ना, बिकॉज इट इज योयो बायो। उसके बाद फिर बच्चों हमने पढ़ा था टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हमने पढ़ा था जहां रेशियो वाज 1:1, बैक क्रॉस में द रेशियो वाज 100% डोमिनेंट कैरेक्टर। मैं रिवाइज करवा रहा हूं, तेरा काम आसान कर रहा हूं, ध्यान दे। ओके, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था नियो मेंडलिज्म, जहां हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करो, आपको पिंक फ्लावर मिलेगा। ओके, फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, उसका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। फिर हमने पढ़ा था कोडोमिनेंस, जहां रेड कैटल को व्हाइट कैटल से क्रॉस किया बेटा और हमको रोन्स मिलती थी, स्पॉटेड कैटल्स। उसमें भी फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। फिर बच्चा उसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स में हमने ड्रोसोफिला के विंग्स के बारे में पढ़ा था। हाँ, अच्छा याद आया बच्चों, वीडियो को गो थ्रू करने के टाइम मैंने देखा मल्टीपल एलील्स के सेक्शन में ड्रोसोफिला का जो नॉर्मल विंग्स है उसका सिंबल इज Vg+, और वेस्टिजियल विंग्स का सिंबल इज Vg। ओके, वहां हमने एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था बेटा, वहां हमने नॉर्मल विंग्स को Vg लिया था और वेस्टिजियल को Vg+ लिया था बेटा, तो उसको चेंज कर देना। ओके राइट, और उस हिसाब से है ना, टेक्स्ट बुक के हिसाब से उसको रिफर करना। ये मैं तुमको बता के रख रहा हूं, नहीं तो फिर बोलोगे छोटा छोटा पॉइंट देखोगे, बोलोगे अवस्थी सर ने गलती की, और कमेंट सेक्शन को पूरा का पूरा भर दोगे, बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी। हमको बाढ़ और सुनामी लाना नहीं है, सेव वाटर, एनवायरमेंटल मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, मल्टीपल एलील्स में ही हमने ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ा था। ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। फिर उसके बाद हम लोग गए थे प्लियोट्रॉपी के सेक्शन पे, जहां पे सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा था। रेशियो 1:2:1 के बदले सिर्फ 1:2 आया था, बिकॉज वन चाइल्ड डाइज बिकॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। Thereafter बेटा we were talking about polygenic inheritance. Wheat kernel का एग्जांपल था, रेशियो वाज 1:4:6:4:1। जानता है तू, सिखाया है मैंने तुझे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था ह्यूमन स्किन कलर के बारे में। सबसे बड़ा कुंडली बनाया था पंडित अवस्थी ने। सर आप पंडित हो कि तांत्रिक हो कि बाबा हो? गलत, अवस्थी सर डॉक्टर है। जहां डॉक्टर अवस्थी ने तुमको यह सिखाया था कि ह्यूमन स्किन कलर के संबंध में द रेशियो वाज 1:6:15:20:15:6:1। सो यहां पर मेंडल की कहानी का हो गया स्वाहा। स्वाहा मीन्स फिनिश, एंड फिनिश मीन्स फिनिश। आज के लेक्चर से हम है ना सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं।
द टॉपिक इज अ सेपरेट टाइटल इन इटसेल्फ, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले कैसे हुआ करता था ना, ये दो अलग अलग चैप्टर थे, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अलग था, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अलग था, बट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दोनों ही चैप्टर्स कंबाइन करके डाल दिया गया है बेटा। सो इस लेक्चर से हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स क्विकली बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच सेज मेंडल ने 1856 में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था बेटा 1856 में। फिर उसके बाद 1865 में इसका उल्टा करने का, 56 का उल्टा कर 65, 1865 में उसका एक्सपेरिमेंट जो है ना वो उसने पब्लिश किया था लोकल मैगजीन्स में, इधर उधर लोगों को बताया था कि देखो हमारे जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इस तरह से जाते हैं, जीन्स के माध्यम से जाते हैं। लोगों को उसकी बात समझ में गई। सो मेंडल ने 1856 में एक्सपेरिमेंट किया, 1865 में अपने काम को पब्लिश किया, बट मेंडल्स वर्क वॉज अनरिकॉग्नाइज्ड। लोगों ने उसके काम को पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे, सबके सब नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स थे ना, सबके सब नॉन बायो वाले थे। हीरे की कदर जौहरी ही जानता है, उसी तरह एक बायो के महारथी की कदर हम बायो वाले ही जानते हैं बेटा। सो मेंडल का काम क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उसका रीजन नंबर 1, बिकॉज ऑफ अनईजी कम्युनिकेशन। अनईजी कम्युनिकेशन यानी मेंडल जिस लेवल पे बात कर रहा था स्वर्गलोक का लेवल था, लोगों की समझ जिस लेवल की थी गटर लेवल की। सो पीपल वर क्वाइट इमेच्योर्ड, ऐसे बोल सकते हो या तो ये बोल सकते हो मेंडल अपने समय से काफी आगे चल रहा था, सो लोगों को उसकी बातें समझ नहीं रही। ओके, सो बिकॉज ऑफ अनईजी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ वेरी लेस पब्लिकेशन। मेंडल ने जो कुछ भी ढूंढा, ऐसा नहीं है कि मेंडल सब जगह फिर वो पब्लिश हो गया और छा गया, मीडिया पे आ गया। वो टाइम पे कैसा मेंडल के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप भी नहीं था ना, नहीं तो कैसे सब बायो का ग्रुप बना के सबको फटाफट व्हाट्सएप कर देता वो। तो उस टाइम पे वो पब्लिकेशन भी इतना नहीं कर पाया, क्योंकि पब्लिकेशन नहीं कर पाया तो ज्यादातर लोगों के पास ये बात पहुंच भी नहीं पाई बेटा। अच्छा, अदर देन दैट मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, मेंडल ने कभी भी जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मेंडल है ना हमेशा फैक्टर शब्द का इस्तेमाल करता था। मेंडल मानता था फैक्टर इज द डिस्क्रीट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ध्यान देना बेटा, अगर ध्यान नहीं देगा ना फिर मैं डॉक्टर राइटिंग निकालूंगा, फटाफट घसीट लूंगा। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स व्हिच सेज फैक्टर्स आर डिस्क्रीट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कोई ना कोई ऐसा एक पार्टिकल है हर इंसान के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके वजह से गुण, कैरेक्टर एक पीढ़ी से होते हुए दूसरे पीढ़ी में जाता है बेटा। सो दीज आर द रीजंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आज के तारीख में इन फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ओके, और मेंडल का ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स था ना, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल। उस जमाने में लोगों को वो समझा ही नहीं, क्योंकि उस जमाने में माइक्रोस्कोप भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। अब माइक्रोस्कोप से आप क्या देख सकते हो, सेल देख सकते हो, न्यूक्लियस देख सकते हो। ओके, बट मेंडल किसकी बात कर रहा था, अब सुनो ध्यान से। अब मेंडल के अनुसार हर ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी का बेसिक क्या कहता है, हर प्राणी, उसके बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है, चेस्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है लंग्स वाला, पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिस्टम है सिस्टम। हर सिस्टम के अंदर, सिस्टम किसका बना होता है, सिस्टम बना होता है ऑर्गन्स का। पढ़ सकता है ना बेटा, याद रखने का। दैट्स अवर योयो बायो स्टाइल। योयो बायो समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। ओके, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ tissue. Tissue is made up of cell.
हर सेल के सेंटर में यू विल फाइंड ए न्यूक्लियस। हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर यू विल फाइंड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर यू विल फाइंड डीएनए, और डीएनए के एक छोटे टुकड़े को बोलते हैं जीन्स, एंड जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। So genes are responsible for transmission of character from one generation to another। अब माइक्रोस्कोप की मदद से हम मुश्किल से सेल देख पा रहे थे। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स। सो मेंडल कह रहा था कि इस इंसान के अंदर कोई ना कोई फैक्टर है, यानी कोई ना कोई जीन्स है। अब जहां लोगों को सेल तक का ही इतना आइडिया नहीं था, वहां सेल के इतनी गहराई की बात कर। तो ये बहुत मुश्किल हो गया मेंडल को लोगों को समझाने के लिए, इसलिए हम लोग यहां एक और रीजन लिखेंगे। He had no physical proof। उसके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था कि उनको दिखा सकता था कि देख भाई यही जीन्स है। उसने लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों ने बोला बताओ मुझे। अब कहां बताएगा, सेल ही माइक्रोस्कोपिक, उसके कितने अंदर के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, इसलिए मेंडल के काम को लोग समझ नहीं पाए। अच्छा, अदर देन दैट, रीजन नंबर 5, मेंडल ने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया था बायोलॉजी में। सो मैथ्स और स्टैट्स, जहां गिनती की बारी आई, फिर लोगों को और कैलकुलेशन, हिसाब किताब समझा नहीं बेटा। ओके राइट। सो ये 4-5 रीजन की वजह से ना लोग मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। फिर जादू कब हुआ? जादू हुआ इन द ईयर 1900। 3 साइंटिस्ट, पहले वाले का नाम कार्ल कोरेंस। कहां से था? मनी। कौन सी मनी? जर्मनी। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट पर ह्यूगो डी व्रीज। हिंदी तरीके से पढ़ना नहीं, शब्द खराब हो जाता है। खुले में शौच करना पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, नाम ही ऐसा रख दिया। ह्यूगो डी व्रीज जो साइंटिस्ट था ना, ये भाई साहब कहां के थे? ये थे हॉलैंड के। और लास्ट साइंटिस्ट एरिच वॉन सेचरमैन। ये कहां का था? ये ऑस्ट्रिया का था। और ये तीनों ने मिलके रीडिस्कवर किया मेंडल के काम को। सो दे रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। और हाँ, ऐसा नहीं है कि तीनों एक टीम बना के काम कर रहे थे, तीनों अलग अलग कंट्री में थे और ये लोग ने इंडिपेंडेंटली ढूंढा था, यानी अलग अलग देश में थे और अलग अलग ये रिसर्च कर रहे थे, पर सेम कंक्लूजन पे पहुंचे। फिर इनको पता चला कि हमने जो कुछ भी ढूंढा है वो तो मेंडल ऑलरेडी सिखा के चले गया है, पर लोगों को समझ में नहीं आई उसकी बात। फिर जाके ये तीनों ने मेंडल को टाइटल दिलवाया फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। डन? ऑल राइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवत गीता में लिखा है कि हर वो इंसान जो हर कर्म में कृष्ण भगवान को आगे रख के कर्म करता है, तो उसे वो कर्म या फल और वो कर्म की सफलता जरूर प्राप्त होगी। सुख में भगवान को याद करो, दुख में भगवान को याद करो, मान में भगवान को याद करो, अपमान में भगवान को याद करो, सब चीज में कृष्ण है और सब व्यक्तित्व में कृष्ण है। आगे बढ़ते हैं। फाइन। सो यहां पर ना 3 जन ने मेंडल के थियरी को रीडिस्कवर किया बेटा।
उसके बाद क्या हो गया मालूम? उसके बाद हुआ एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी। अरे बेहतर बेहतर माइक्रोस्कोप आने लगे, जिस हिसाब से बेहतर बेहतर टेलीफोन मोबाइल फोन आने लगे उस हिसाब से बेहतर बेहतर माइक्रोस्कोप आने लगे। फिर लोगों ने वो माइक्रोस्कोप में देखा कानी आंख से, कानी आंख से यानी कानी आंख से ही देखना पड़ता है। जब वो लोगों ने देखा तब लोगों ने बोला अब ये क्या है? सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, डीएनए, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, जीन। जीन के बारे में बेचारा मेंडल चिल्ला चिल्ला कर मर गया, तब लोगों को समझ में नहीं आया। एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी के बाद लोगों को उसकी बात समझ में आने लगी। नेक्स्ट, इन द ईयर 1902 क्रोमोसोम्स का मूवमेंट भी पढ़ लिया गया। सो द क्रोमोसोम मूवमेंट was studied during meiosis. Meiosis is a type of cell division जिसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं बेटा। ओके, सो 1902 में क्या हुआ ना, क्रोमोसोम मूवमेंट भी पढ़ लिया गया। इसके बाद दो महारथी लोग आए, दो साइंटिस्ट, वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडोर बोवरी। थियोडोर बोवरी, सर बोरीवली, बोरीवली नहीं, बोवरी। वॉल्टर सुटॉन एंड थियोडोर बोवरी। देखो इसमें बहुत सारे गोरे लोग का नाम आता है। क्यों गोरे लोग का नाम आता है? क्योंकि कैसे तूने और मैंने तो डिस्कवर नहीं किया, ना ही मेरे सास ससुर ने या तेरे सास ससुर ने डिस्कवर किया। अगर कोई भारतीय डिस्कवर करता तो आसान नाम होता। ये गोरे लोगों का नाम है, इसीलिए हमको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ठीक है, याद कर लेने का, वाक्य में प्रयोग करो। आस पड़ोस में जब कोई पूछे कि अरे घर में बच्चा हुआ है, क्या नाम रखे, तो बोलने का रखो ग्रिगोर जोहान मेंडल, कार्ल कॉरेंस, एरिक सेचरमैन, वॉल्टर सुटन, थियोडोर बोवरी। ऐसा नाम सजेस्ट करो, लोग अगली बार आपको बच्चे के बारसे में बुलाएंगे ही नहीं। और अच्छी बात है ना, नहीं बुलाएंगे तो पढ़ने का घर पे बैठ के बायोलॉजी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके क्रोमोसोम्स के ऊपर डिटेल में पढ़ाई किया और ये दोनों ने दिया क्रोमोसोमल थियरी। सो द क्रोमोसोमल थियरी वाज गिवन बाय दीस टू साइंटिस्ट। और ये दोनों साइंटिस्ट लोग ने क्रोमोसोम्स के बारे में क्या क्या बातें गौर किया। अब ये लोग ने देखा, पॉइंट नंबर 1, क्रोमोसोमल थियरी में क्या क्या देखा। पॉइंट नंबर 1 कि क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ी में होता है। Chromosome always occurs in pairs in somatic cells. सर सोमैटिक सेल्स का मतलब, सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है बॉडी सेल्स। हमारे बॉडी के हर सेल में से, समझो तूने अपने दोस्त के बॉडी से एक सेल निकाला। अच्छा, सेल ऐसे ही नहीं निकाल लेने का, बदतमीज, नो मैनर्स, परमिशन लेने का। बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल। ओके, सो परमिशन लेके सेल निकालो। बोल मुझे एक सेल चाहिए पढ़ाई करने के लिए, अगर वो मना करे तो 2 सेल निकालो। क्यों? दोस्ती किया है तो निभाना पड़ेगा, जरूरी है बेटा। सो उसका एक सेल निकाला हमने। अब जब सेल निकाल के देखा तो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना, वो हमेशा जोड़ी में होता है। हमारे हर बॉडी सेल्स के अंदर देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स यानी टोटल नंबर कितना हुआ? 46 ना। जोड़ी, उसको डबल करोगे। अभी जैसे मैं अगर ये बोलूं, हम लोग बोलते हैं ना ऐसे आसान भाषा में कि मैंने एक जोड़ी चप्पल पहना है, यानी कितना चप्पल पहना है? 2 चप्पल ना, तो बात तो एक ही हो गया, 1 पेयर ऑफ चप्पल और 2 चप्पल। चप्पल तो चप्पल है, हमको मंडप के बाहर चुराने से मतलब। उसी तरह, चुराने का नहीं, बुरी बात। उसी तरह से यहाँ पे 23 पेयर्स इज इक्विवेलेंट टू 46 क्रोमोसोम, ये याद रखो। नेक्स्ट, अब क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में होते हैं। क्रोमोसोम सेपरेट कब होते हैं? क्रोमोसोम्स सेपरेट, सेपरेट का हाई-फाई वर्ड सेग्रीगेट। दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट बन रहा होता है ना, ओके, तब क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए ईच गैमेट receives only 1 chromosome from each pair। हर जोड़ी में से सिर्फ एक क्रोमोसोम गैमेट में आता है।
सो अगर 23 पेयर्स है यानी टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो हमारे गैमेट के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, पर गैमेट्स के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, गैमेट का दूसरा नाम है जर्म सेल। तीसरा, आसान भाषा में तुम उसको बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव सेल। और क्योंकि गैमेट भी अल्टीमेटली एक सेल है, तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। ओके, उसके न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम होगा बेटा। एंड दीज क्रोमोसोम्स दे आर कैरियर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक ले जाते हैं। सो दे आर कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट, gametes combine during the process of fertilization. फर्टिलाइजेशन के समय गैमेट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। द मेल गैमेट कंबाइंस विद फीमेल गैमेट, यानी स्पर्म का कॉम्बिनेशन होता है ओवम के साथ। और जब 23 क्रोमोसोम जो स्पर्म के अंदर है और 23 क्रोमोसोम जो ओवम के अंदर है, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो 23 और 23 मिलके 46 हो जाता है। और 46 वाला जो ओरिजिनल कंडीशन है वो वापस आ जाता है। अब इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? दिस रिस्टोर्स the original diploid condition. This restores the original diploid condition. Diploid यानी डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसे ही एक वर्ड है हैप्लॉइड, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम बेटा। सो दिस रिस्टोर्स द ओरिजिनल डिप्लॉइड कंडीशन। अब है ना, इसमें एक और बात तुमको बता दूं बेटा कि हर प्राणी का क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होता है। जैसे हम इंसानों के हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, वैसे समझो फॉर एग्जांपल किसी मक्खी में 6 या 8 क्रोमोसोम है, किसी प्लांट के अंदर 22 क्रोमोसोम है। ओके, सो हर प्राणी में अलग अलग नंबर होता है क्रोमोसोम का, जो कांस्टेंट होता है उसके स्पीशीज के लिए। जब भी हम लोग जेनेटिक्स में सवाल करते हैं ना कि एक कबूतर का बच्चा कबूतर क्यों, मेंढक का बच्चा मेंढक क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता कि कबूतर का बच्चा मेंढक निकला, या गधे का बच्चा घोड़ा निकला, या खरगोश का बच्चा सांप निकला। क्या यह मुमकिन है? यह मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों ये मुमकिन नहीं है? क्योंकि हर प्राणी का शुरुआत में क्रोमोसोम नंबर, अब इंसान का बच्चा इंसान क्यों? सुनो, क्योंकि इंसान के पास 46 क्रोमोसोम होता है। अब एक मेल जिसके पास 46 क्रोमोसोम है और एक फीमेल जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, अब मेल के बॉडी में जब स्पर्म बनेगा ना, तो उसका जो गैमेट है उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होगा। फीमेल के बॉडी में जब ओवम बनेगा ना, तो उसके गैमेट में भी 23 क्रोमोसोम होगा। क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट्स होते हैं, सेग्रीगेट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। अब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट से कंबाइन होगा, सो 23 और 23 कंबाइन होकर 46 बनेगा। सो बच्चे का जो पहला सेल बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, सेल इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, इत्तू सा। Once upon a time inside the womb of our mother, हमारे माँ के गर्भ में हम सब का सब कित्तू सा था, इत्तू सा था। That इत्तू सा सेल is called as zygote। और zygote के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। फिर वो zygote जब डिवाइड होता है, 2 सेल बनाता है, तो उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि अब वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगा। अब zygote में 46 क्रोमोसोम, सो ये zygote इंसान को रिजेंबल कर रहा है ना, क्योंकि इंसान के सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और तब जाके हम बोलते हैं कि इंसान का बच्चा इंसान। किसी से भी अगर पूछ लो ना ऐसा क्यों है कि कबूतर का बच्चा कबूतर होता है, इंसान का बच्चा इंसान होता है, डॉग का बच्चा डॉग, पूछ लो उसे डॉग का बच्चा डॉग क्यों होता है, बिकॉज दे विल से डॉग का बच्चा डॉग इसलिए होता है क्योंकि डॉग का बच्चा डॉग होता है। छोड़ो ना, कहाँ इतना बायो में घुस रहे हो। ओके, पर हम बायो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए बेटा। सो दिस रिस्टोर्स द ओरिजिनल डिप्लॉयड कंडीशन। ओके, अच्छा नेक्स्ट, सुटोन और बोवरी ने ये देखा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है दैट द क्रोमोसोम का बिहेवियर is parallel to जीन्स का बिहेवियर।
जिस हिसाब से क्रोमोसोम बिहेव करते हैं ना उसी हिसाब से जीन्स बिहेव करते हैं, या तो जिस हिसाब से जीन्स बिहेव करते हैं उस हिसाब से क्रोमोसोम बिहेव करते हैं। अरे इसके ऊपर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बॉक्स दे दिया है बेटा, उस बॉक्स में दोनों को कंपेयर किया, सेम पॉइंट लिखा है। कैसे दोनों का बिहेवियर सेम है? क्योंकि क्रोमोसोम्स जोड़ी में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, तो जीन्स भी जोड़ी में होते हैं। जैसे मेंडल ने बोला कैपिटल टी टॉलनेस वाले जीन जोड़ी में। नेक्स्ट, फिर ये जो क्रोमोसोम है ये सेग्रीगेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो जीन्स भी सेग्रीगेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। हर गैमेट में हर जोड़े क्रोमोसोम में से सिर्फ एक क्रोमोसोम आता है, वैसे ही हर जोड़े जीन में से सिर्फ एक जीन ही आता है गैमेट में। फिर ये क्रोमोसोम वापस से कंबाइन हो जाते हैं, जीन्स भी वापस से कंबाइन होते हैं, और जब भी क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं दे विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ऐसा बड़ा सा ब्राउन बॉक्स बना रखा है, सेम घिसा पिटा बात है, कॉन्सेप्ट सेम है, इंग्लिश बहुत सारा है। इतना ग्रामर किस काम का? ग्रामर जामर, इतना याद रखो बेटा। ओके, सो क्रोमोसोम का बिहेवियर इज पैरेलल टू द जीन्स का बिहेवियर। इसके अलावा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फिगर 5.8 और 5.9, अब इतना एक बात याद रखना कि इस पूरे चैप्टर में जब भी तू ऐसा क्रोमोसोम देखे, ऐसा लकड़ी जैसा रहेगा, उसका एक टुकड़ा इधर रहेगा, ये दूसरा लकड़ी जैसा, इसका एक टुकड़ा इधर। सुनते जा मेरी बात ध्यान से। यानी जब भी 1 2 3 4 ऐसा 4 देखेगा ना, सो वो होता है एनाफेज 1। ओके, और इसको आधा कर दो, ये होगा एनाफेज 2। सो जब भी डायग्राम गौर करोगे ना, जब डबल फॉर्म में रहेगा ना दैट इज एनाफेज 1, ओके, और जब हाफ फॉर्म में रहेगा दैट इज एनाफेज 2। और एक छोटी सी बात नोटिस करना, अगर समझो शुरुआत में क्रोमोसोम ऐसा है, ओके, और उधर लिखा है लेट्स से सपोज G1 फेज। अब ये सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, जनरेशन 1 और गैप 1 फेज। उसके बाद हम जानते हैं डायरेक्टली ऐसे ये लोग G2 फेज लिख देते हैं, और G2 फेज में क्या दिखाते हैं मालूम है? ऐसा दिखाते हैं। ओके, सो ये याद रखना, इस बीच में एस फेज आएगा। एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। तब क्या सिंथेसिस होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है। और क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बनता है ना, ओके, इसलिए उसके बाद अक्सर वो डबलिंग पैटर्न दिखा देंगे बेटा। सो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, और उसके बाद पूरा का पूरा माइटोसिस मियोसिस स्टार्ट होता है बेटा। ओके, सो बीच में एस फेज आएगा जिसके वजह से डीएनए कंटेंट डबल होता है बेटा, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। यानी ये कितना क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम। ये भी कितना क्रोमोसोम है? एक ही क्रोमोसोम है, पर जेनेटिक मटेरियल इसमें डबल हुआ बेटा, डीएनए कंटेंट इसमें डबल हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने क्रोमोसोम्स का जस्ट इंट्रोडक्शन किया। इस वाली पिक्चर का मेन हीरो है क्रोमोसोम्स। आने वाले लेक्चर में निकल के बाहर आएगा, फिर हम बोल सकते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो, फटा न्यूक्लियस निकला क्रोमोसोम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट टू मेक नोट्स ऑफ दिस। इसका नोट्स बनाओ, नहीं तो घर में घुस के मारेगा तुझे, तेरे न्यूक्लियस में घुस के मारेगा, रिमेंबर दैट, और तेरे जीन्स का म्यूटेशन कर देगा। सो हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इसका नोट्स बनाओ, उसके बाद तुम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो पढ़ना है पढ़ो, जो एमसीक्यू सॉल्व करना है करो। अवस्थी सर को याद करोगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही इतना अमेजिंग। समय आने वाला है जब योयो बायो मचाएगा पूरे भारत में बेटा। ओके, राइट, रिसेंटली आई मस्ट टेल यू दैट दिस ईयर 326 नीट का हाईएस्ट ऑफ योयो बायो, 320 सेकंड हाईएस्ट। स्टूडेंट्स गोइंग इनटू एमबीबीएस, बहुत तसल्ली मिलती है। आप लोग भी मन लगा के पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग, रीड बायो, ब्लीड बायो, योयो बायो। थैंक यू।